हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रशांत आईएएस। सो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में चर्चा कर रहे थे और इस क्लास में हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सो फ्रेंड्स, इस क्लास में हम एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के राष्ट्रपति की प्रशासनिक शक्तियों के साथ अपनी चर्चा को शुरू करेंगे। अब फ्रेंड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स को हम एग्जीक्यूटिव पावर्स भी कह सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स को एग्जीक्यूटिव पावर्स भी कह सकते हैं, यानी कि प्रशासनिक शक्तियों को कार्यपालिक शक्तियां भी कह सकते हैं। तो आइए देखते हैं राष्ट्रपति की सबसे पहली प्रशासनिक या कार्यपालिक शक्ति कौन सी है। सो फ्रेंड्स, आप यहां स्क्रीन पे देखिए, ये हैं भारत के राष्ट्रपति महोदय। उसके बाद फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि सरकार के 3 अंग होते हैं। देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार का सबसे पहला अंग होता है विधायिका या फिर लेजिस्लेचर। तो सरकार का सबसे पहला अंग कौन सा होता है? लेजिस्लेचर। सरकार का दूसरा अंग होता है एग्जीक्यूटिव, और एग्जीक्यूटिव को हम क्या कहते हैं? कार्यपालिका। तो सरकार का पहला अंग कौन सा है? सरकार का पहला अंग है विधायिका। और सरकार का दूसरा अंग कौन सा? सरकार का दूसरा अंग कौन सा होता है? सरकार का दूसरा अंग होता है कार्यपालिका। उसके बाद सरकार का तीसरा अंग कौन सा है? तो सरकार का तीसरा अंग होता है फ्रेंड्स जुडिशरी या फिर न्यायपालिका। ओके, सो सरकार का तीसरा अंग कौन सा होता है? जुडिशरी या फिर न्यायपालिका। सो फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको बताया कि सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब यदि हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें, इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखें, तो सेंटर के लिए, केंद्र सरकार के लिए यानी कि संघ सरकार के लिए विधायिका कौन है? तो संघ सरकार के लिए विधायिका है संसद। ओके, संसद या फिर हम कहें पार्लियामेंट। तो जो पार्लियामेंट है यानी कि जो संसद है वो देश के लिए कानून बनाता है। तो भारत की संघ सरकार के लिए विधायिका कौन है? संसद। उसके बाद फ्रेंड्स, भारत की संघ सरकार के लिए कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव कौन है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि मंत्री परिषद। ओके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि मंत्री परिषद। और मंत्री परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड कौन होता है? मंत्री परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड होता है प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर, पीएम। ओके, सो कार्यपालिका कौन है भारत के लिए? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि मंत्री परिषद। और इस मंत्री परिषद का बॉस कौन है? इस मंत्री परिषद का बॉस होता है प्रधानमंत्री। उसके बाद संघ सरकार के लिए न्यायपालिका कौन है? तो संघ सरकार के लिए न्यायपालिका है सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। ओके, सो सर्वोच्च न्यायालय संघ सरकार के लिए न्यायपालिका है। अब देखते हैं आगे। सो फ्रेंड्स, ये जो सरकार के जितने भी प्रशासनिक निर्णय हैं, ओके, सरकार के जितने भी प्रशासनिक निर्णय हैं या फिर हम यूं कहें सरकार के जितने भी कार्यपालिक निर्णय हैं, यानी कि सरकार की कार्यपालिका के जितने भी निर्णय होते हैं वो या तो राष्ट्रपति द्वारा लिए जाते हैं। ओके, सो सरकार की कार्यपालिका के एग्जीक्यूटिव के जितने भी निर्णय होते हैं या तो वो राष्ट्रपति द्वारा लिए जाते हैं या फिर वो राष्ट्रपति के नाम पर लिए जाते हैं। ओके, सो सरकार के जितने भी प्रशासनिक निर्णय हैं, सरकार के जितने भी कार्यपालिक निर्णय हैं वो या तो स्वयं राष्ट्रपति द्वारा लिए जाते हैं या फिर वो राष्ट्रपति के नाम पर लिए जाते हैं। यानी कि कार्यपालिका के एग्जीक्यूटिव के, संघ की कार्यपालिका के, यूनियन की एग्जीक्यूटिव के जितने भी निर्णय होते हैं वो या तो राष्ट्रपति द्वारा स्वयं लिए जाते हैं या फिर वो राष्ट्रपति के नाम पर लिए जाते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, मान के चलिए यदि केंद्र सरकार की कोई नीति है, ओके, मान के चलिए सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है, केंद्र सरकार की कोई नीति है। सो इस नीति को किसके नाम पर बनाया जाएगा? इस नीति को भारत के राष्ट्रपति के नाम पर बनाया जाएगा। ओके, सो यदि संघ सरकार की, केंद्र सरकार की कोई नीति है यानी कि कोई पॉलिसी है, तो इस पॉलिसी को या फिर इस नीति को किसके नाम पर बनाया जाएगा? इस नीति को भारत के राष्ट्रपति के नाम पर बनाया जाएगा। ओके, सो सबसे पहली एडमिनिस्ट्रेटिव या प्रशासनिक शक्ति क्या है? सबसे पहली एडमिनिस्ट्रेटिव पावर या प्रशासनिक शक्ति राष्ट्रपति की यह है कि
संघ सरकार के यानी कि यूनियन गवर्नमेंट के जितने भी कार्यपालिक निर्णय हैं, जितने भी प्रशासनिक निर्णय हैं, यानी कि जितने भी एग्जीक्यूटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस हैं, वो या तो राष्ट्रपति द्वारा स्वयं लिए जाते हैं या राष्ट्रपति के नाम पर लिए जाते हैं। यानी कि संघ की कार्यपालिका के, यूनियन की एग्जीक्यूटिव के जितने भी डिसीजंस हैं, वो या तो राष्ट्रपति द्वारा स्वयं लिए जाते हैं या राष्ट्रपति के नाम पर लिए जाते हैं। तो यह है भारत के राष्ट्रपति की सबसे पहली प्रशासनिक या फिर कार्यपालिक शक्ति। आइए फ्रेंड्स, अब हम चर्चा करते हैं अपॉइंटमेंट यानी कि नियुक्ति के बारे में। तो संघ सरकार के जो ऑफिसर्स होते हैं, यूनियन गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है। तो देखते हैं आइए कि कौन कौन से ऑफिसर्स संघ सरकार के ऑफिसर्स होते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करें तो प्राइम मिनिस्टर। ओके, प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री। तो संघ सरकार का सबसे पहला ऑफिसर कौन है? प्रधानमंत्री। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो प्रधानमंत्री है वो सरकार का यानी कि गवर्नमेंट का हेड भी होता है। ओके, क्योंकि प्रधानमंत्री काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड होता है। ओके, सो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? उसके बाद जो मंत्री परिषद के अन्य मंत्री हैं, ओके, सो जो मंत्री परिषद के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अन्य मंत्री हैं, यानी कि जो बचे हुए मिनिस्टर्स हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो सबसे पहला सवाल है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, उसके बाद अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। उसके बाद भारत के महान्यायवादी, महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ओके, सो भारत के महान्यायवादी या फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है? सो फ्रेंड्स, अब सवाल ये उठता है कि भारत का महान्यायवादी या फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन होता है? सो भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। सो ये जो ऑफिसर है, जो अटॉर्नी जनरल है या फिर महान्यायवादी है, ये भारत सरकार का, इंडियन गवर्नमेंट का एक तो मुख्य कानूनी सलाहकार है और उसके अलावा इस सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील है, यानी कि मेन एडवोकेट है। उसके बाद फ्रेंड्स, कैग, कैग यानी होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ओके, सो कैग का मतलब होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ओके, इसे हिंदी में बोलते हैं भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया या फिर भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? ओके, तो उसके बाद सवाल ये उठता है कि कैग की नियुक्ति कौन करता है। अब ये कैग क्या होता है, तो इसके बारे में मैंने आपको पिछली क्लासेस में अच्छे से समझाया हुआ है कि कैग केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के खातों का लेखा परीक्षण करता है, यानी कि कैग ऑडिट्स द अकाउंट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि कैग केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खातों का लेखा परीक्षण करता है। अब इस बात का क्या मतलब है? सो इस बात का ये मतलब है कि कैग इस बात की जांच करता है कि कहीं केंद्र सरकार, ओके, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार के खातों में कोई गड़बड़ी तो नहीं है, उनके खातों में कोई स्कैम तो नहीं है, कोई घोटाला तो नहीं है। ओके, सो कैग केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खातों का लेखा परीक्षण या फिर हम कहें ऑडिट करता है। ओके, उसके बाद फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है। उसके बाद हमारे पास सवाल आता है कि जो भारत के राज्य हैं, ओके, जैसे कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, ओके, जितने भी राज्य हैं, उन राज्य के जो गवर्नर हैं, उन गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है। ओके, सो गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है। सो फ्रेंड्स, गवर्नर या राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। सो फ्रेंड्स, आइए अब मैं आपको इस सवाल का उत्तर देता हूं। सो फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री हो, चाहे मंत्री परिषद के अन्य मंत्री हो, चाहे वो भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो, चाहे फिर वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग हो, या फिर वो उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो, या फिर वो राज्यों के राज्यपाल हों, इन सभी अधिकारियों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। ओके, सो इन सभी ऑफिसर्स की नियुक्ति कौन करता है? इन सभी ऑफिसर्स की नियुक्ति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत का राष्ट्रपति करता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। उसके बाद
अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। कैग की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। उसके अलावा राज्य के जो राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। और फ्रेंड्स, यदि मैं आपको बताऊं तो संघ सरकार के जितने भी अधिकारी होते हैं, संघ सरकार के जितने भी अधिकारी होते हैं, उन सभी अधिकारियों की नियुक्ति या तो राष्ट्रपति द्वारा डायरेक्ट की जाती है या फिर राष्ट्रपति के नाम पर किसी और व्यक्ति द्वारा करवाई जाती है। ओके, यानी कि राष्ट्रपति के अधीन किसी और अधिकारी द्वारा की जाती है। तो संघ सरकार के जितने भी अधिकारी हैं, उन सभी अधिकारियों की नियुक्ति या तो स्वयं भारत का राष्ट्रपति करता है या फिर उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के नाम पर कोई और अधिकारी करता है। संघ के जितने भी अधिकारी होते हैं, उन सबकी नियुक्ति या तो स्वयं राष्ट्रपति करता है या फिर राष्ट्रपति के नाम पर की जाती है। तो यहां तक हमने चर्चा की संघ सरकार के अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में। अब फ्रेंड्स, सवाल ये उठता है कि इन सब अधिकारियों को हटाने की, यानी कि इन सब अधिकारियों को रिमूव करने की शक्ति किसके पास है? इन सब अधिकारियों को उनके पद से हटाने की शक्ति किसके पास है? इन सब के रिमूवल की पावर किसके पास है? सो इन सभी अधिकारियों को हटाना भी भारत के राष्ट्रपति की शक्ति होती है। भारत का राष्ट्रपति ही संघ सरकार के समस्त अधिकारियों को हटाने की शक्ति रखता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्री हो, भारत के महान्यायवादी हो, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो, राज्यों के राज्यपाल हो, वो कोई भी हो। ओके, सो संघ सरकार के जितने भी अधिकारी होते हैं, उन सबको हटाने की शक्ति भी भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। सो फ्रेंड्स, ये है भारत के राष्ट्रपति की दूसरी एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर प्रशासनिक शक्ति। सो आइए फ्रेंड्स, अब हम चर्चा करते हैं भारत के राष्ट्रपति की विधायी शक्ति यानी कि लेजिस्लेटिव पावर्स के बारे में। लेजिस्लेटिव पावर्स या विधायी शक्ति का क्या मतलब है? कि राष्ट्रपति की कानून बनाने की शक्ति, राष्ट्रपति की लॉ मेकिंग की पावर। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने आपको समझाया था पिछली क्लासेस में कि भारत में एक कानून कैसे बनता है, भारत में विधि कैसे बनती है। तो सबसे पहले संसद के किसी भी सदन में विधेयक को पेश किया जाता है। अब वो सदन लोकसभा भी हो सकता है और राज्यसभा भी। यहां आपको समझाने की दृष्टि से मैंने लोकसभा मान लिया है। तो सबसे पहले क्या होगा कि एक विधेयक यानी कि एक बिल लोकसभा में पेश किया जाएगा। उसके बाद यदि ये विधेयक लोकसभा में पास हो जाता है, इसको लोकसभा में डिजायर्ड मेजोरिटी यानी कि इसको लोकसभा में बहुमत मिल जाता है, तो ये विधेयक लोकसभा में पास हो जाएगा। उसके बाद इस विधेयक को कहां भेज दिया जाएगा? राज्यसभा भेज दिया जाएगा। उसके बाद राज्यसभा में भी इस विधेयक पर वोटिंग होगी और मान लीजिए ये विधेयक जो है, ये बिल जो है वो राज्यसभा में भी पास हो गया, तो अब इस विधेयक को भारत के राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भेज दिया जाएगा। अब फ्रेंड्स, यह बिल राष्ट्रपति के पास आ चुका है। अब फ्रेंड्स, यदि भारत के राष्ट्रपति महोदय इस बिल को अपनी मंजूरी दे देते हैं, इस बिल को अपना एसेंट दे देते हैं, इस बिल को अपनी मंजूरी दे देते हैं, यानी कि इस बिल पर अपने साइन कर देते हैं, इस बिल पर अपने हस्ताक्षर कर देते हैं, तो यदि राष्ट्रपति महोदय इस बिल को अपनी मंजूरी देते हैं, इस बिल पर अपने हस्ताक्षर कर देते हैं, तो ये बिल जो है वो कानून बन जाएगा, तो ये बिल अधिनियमित हो जाएगा। लेकिन यदि राष्ट्रपति इस बिल पर सिग्नेचर करने से, हस्ताक्षर करने से मना कर देते हैं, यदि राष्ट्रपति इस बिल को अपनी मंजूरी देने से मना कर देते हैं, तो ये बिल वहीं पर लैप्स हो जाएगा, यानी कि ये बिल वहीं पर खत्म हो जाएगा। तो आप स्वयं सोचिए कि भारत के राष्ट्रपति के पास कितनी बड़ी लेजिस्लेटिव पावर्स है, कितनी बड़ी विधायी शक्ति है कि राष्ट्रपति जब तक किसी विधेयक पर अपने हस्ताक्षर नहीं करते हैं, तब तक वो विधेयक कानून नहीं बन सकता। तो ये है भारत के राष्ट्रपति की पहली विधायी शक्ति यानी कि लेजिस्लेटिव पावर। उसके बाद आइए हम राष्ट्रपति की दूसरी लेजिस्लेटिव पावर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो क्या है भारत के राष्ट्रपति की दूसरी लेजिस्लेटिव पावर या फिर विधायी शक्ति? सो फ्रेंड्स, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। ऑर्डिनेंस का क्या मतलब होता है? ऑर्डिनेंस का मतलब होता है अध्यादेश। ओके, सो फ्रेंड्स, अब इस ऑर्डिनेंस या अध्यादेश का क्या मीनिंग होता है? तो मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी ऑर्डिनेंस के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ाया है। तो ऑर्डिनेंस या अध्यादेश का क्या मतलब होता है? तो ऑर्डिनेंस राष्ट्रपति की कानून बनाने की शक्ति है
ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज द लेजिस्लेटिव पावर, लॉ मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अध्यादेश जो है वो राष्ट्रपति की कानून बनाने की शक्ति है, और राष्ट्रपति के द्वारा बनाया गया अध्यादेश का जो मूल्य है, जो प्रभाव है, वो बिल्कुल उतना ही होगा जितना संसद द्वारा बनाए गए कानून का होगा। तो अध्यादेश क्या है? अध्यादेश राष्ट्रपति की कानून बनाने की शक्ति है, जिसका इस्तेमाल राष्ट्रपति तब करता है जब संसद का एक या दोनों सदन अपने सत्र में ना हो, अपने सेशन में ना हो, और कानून के लिए बहुत अधिक आवश्यकता आ जाए। ओके, यानी कि एक इमरजेंसी कंडीशन आ जाए, एक आपातकालीन स्थिति आ जाए कि कानून की आवश्यकता है और संसद के दोनों सदन सत्र में नहीं है, तो ऐसी अवस्था में राष्ट्रपति को अध्यादेश बनाने की शक्ति प्राप्त है। उसके बाद फ्रेंड्स, आइए अब हम डिस्कस करते हैं भारत के राष्ट्रपति की तीसरी विधायी शक्ति यानी कि लेजिस्लेटिव पावर के बारे में। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी इस बात को समझाया था कि हमारे संसद के यानी कि पार्लियामेंट के कितने अंग हैं। ओके, सो सबसे पहले हम बात करते हैं संसद के हाउसेस के बारे में, यानी कि हमारे पार्लियामेंट के, हमारे संसद के कितने सदन हैं। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे संसद के 2 सदन होते हैं, 2 हाउसेस होते हैं। सबसे पहला हाउस होता है लोकसभा और फिर राज्यसभा। तो हमारे संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। पार्लियामेंट के 2 हाउसेस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन फ्रेंड्स, संसद के अंग कितने होते हैं, यानी कि पार्लियामेंट के पार्ट्स कितने होते हैं। ओके, संसद के अंग यानी कि पार्लियामेंट के पार्ट्स कितने होते हैं। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर है कि हमारे संसद के 3 अंग होते हैं, हमारे पार्लियामेंट के 3 पार्ट्स होते हैं। ओके, लोकसभा, उसके बाद राज्यसभा और उसके बाद भारत के राष्ट्रपति महोदय। ओके, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन संसद के 3 हिस्से होते हैं, संसद के 3 अंग होते हैं, संसद के 3 पार्ट्स होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। सो जो भारत के राष्ट्रपति महोदय हैं वो संसद का एक अभिन्न अंग माने जाते हैं, यानी कि वो संसद का एक ऐसा अंग है जिसको संसद से नहीं हटाया जा सकता। राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति संसद का एक इंटीग्रल पार्ट है, एक अभिन्न अंग है, एक ऐसा अंग है जिसे संसद से हटाया नहीं जा सकता। तो अब सवाल ये उठता है कि राष्ट्रपति को संसद का अंग क्यों माना जाता है? वाई प्रेसिडेंट इज कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। तो आइए मैं आपको इस बात को समझाने का प्रयास करता हूं। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था, अभी जस्ट नाउ हमने डिस्कस किया कि कोई भी बिल तब तक कानून नहीं बनता है, कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बनता है जब तक कि उस विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी ना मिल जाए। ओके, यानी कि बिना राष्ट्रपति के कानून बनाना संभव नहीं है, और सबसे पहला कारण यही है कि क्यों राष्ट्रपति को संसद का अंग माना जाता है। उसके बाद देखते हैं दूसरा कारण क्या है। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि हमारे संसद के 3 सत्र होते हैं, 3 अधिवेशन होते हैं या फिर 3 सेशन होते हैं। तो सबसे पहला सेशन कौन सा होता है? बजट सेशन। उसके बाद दूसरा सेशन कौन सा होता है? मॉनसून सेशन। और उसके बाद तीसरा सेशन कौन सा होता है? विंटर सेशन। बजट सेशन, मानसून सेशन और शीतकालीन सेशन। ओके, बजट सेशन, मानसून सेशन, विंटर सेशन, या फिर बजट सेशन, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। इसको याद करने का तरीका है BMW, बजट, मानसून, विंटर, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। तो हमारे संसद के 3 सत्र होते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इन सत्रों को आहूत कौन करता है। ओके, यानी कि इन संसद के सत्र को कौन बुलाता है, संसद के सत्र को आहूत कौन करता है, या फिर पार्लियामेंट के सेशंस को सम्मन कौन करता है। ओके, तो प्रश्न क्या है कि पार्लियामेंट के सेशंस को सम्मन कौन करता है या फिर संसद के सत्र को आहूत कौन करता है। और इस बात का क्या मतलब है? इस बात का यह मतलब है कि संसद के सत्र को कौन बुलाता है। सो फ्रेंड्स, इस बात का जवाब है कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो संसद के सत्रों को बुलाते हैं। भारत के राष्ट्रपति संसद के सत्र को आह्वान देते हैं। भारत के राष्ट्रपति पार्लियामेंट के सेशंस को सम्मन करते हैं। तो संसद के सत्रों को कौन बुलाता है? भारत के राष्ट्रपति महोदय संसद के सत्रों को बुलाते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, अब इन सत्रों का उसके बाद इन सत्रों को प्रोरोग कौन करता है, यानी कि इन सत्रों का जो संसद का सत्र चलता है उसका सत्रावसान कौन करता है। अब
प्रोरोग करना या सत्रावसान करने का मतलब है कि संसद के सत्र को खत्म करना। क्योंकि राष्ट्रपति महोदय ने संसद के सत्र को आहूत किया है, उसको सम्मन किया है, यानी कि उसको बुलाया है और उसके बाद संसद का सत्र शुरू हो गया, तो अब राष्ट्रपति की जिम्मेदारी है कि वो राष्ट्रपति की जिम्मेदारी है कि भारत के राष्ट्रपति महोदय संसद के सत्र का सत्रावसान करें या फिर उसको प्रोरोग करें, यानी कि संसद के सत्र को खत्म करें, पार्लियामेंट के सेशन को एंड करें। ओके, तो संसद के सत्र को बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। संसद के सत्र को खत्म कौन करता है? राष्ट्रपति। उसके बाद फ्रेंड्स, मैंने आपको पिछली कक्षाओं में यह भी बताया था कि लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है, यानी कि लोकसभा को डिसॉल्व करने की पावर किसके पास होती है। तो लोकसभा को भंग करने या डिसॉल्व करने की पावर भी भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। ओके, अब मैंने आपको पिछली कक्षाओं में इस बात को भी समझाया था कि लोकसभा को भंग करने का क्या मतलब होता है। तो एक बार मैं आपको पुनः समझा देता हूं कि लोकसभा को भंग करने का या फिर डिसॉल्व करने का क्या मतलब होता है। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मान के चलिए ये एक ग्लास है। ओके, सो स्क्रीन पर मैं एक ग्लास ड्रॉ कर रहा हूं, तो आप सभी लोग स्क्रीन पर देखें तो ये एक ग्लास है और इस ग्लास को हम कंपेयर करेंगे लोकसभा से। तो ये ग्लास क्या है? ये ग्लास लोकसभा है। उसके बाद इस ग्लास के अंदर जितना भी पानी है, इस ग्लास के अंदर जितना भी पानी है, वो सभी कौन है? वो सभी लोकसभा के सदस्य हैं, वो सभी मेंबर्स ऑफ लोकसभा हैं। अब फ्रेंड्स, लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? 543 सदस्य होते हैं। तो हम मान के चलते हैं इस ग्लास के अंदर 543 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि इसके अंदर 543 पानी की बूंदें हैं। ओके, इसके अंदर 543 वाटर ड्रॉपलेट्स हैं और हर एक पानी की बूंद एक लोकसभा के सदस्य को रिप्रेजेंट करती है, एक लोकसभा के सदस्य को दर्शाती है। तो एक ग्लास क्या है? एक ग्लास लोकसभा है और ग्लास के अंदर जो पानी है वो क्या है? लोकसभा के सदस्य हैं। ओके, अब फ्रेंड्स मान के चलिए यदि आप इस ग्लास को उल्टा कर दें, ओके, या फिर आप इस ग्लास को इस तरह से टिल्ट कर दें, टेढ़ा कर दें, तो क्या होगा इस अवस्था में? तो इस अवस्था में सारा का सारा पानी जो है वो बाहर बह जाएगा। ओके, और ग्लास जो है वो ग्लास पूरी तरह से खाली हो जाएगा। तो एक ग्लास खाली हो गया, एक ग्लास एम्प्टी हो गया और सारा का सारा जो पानी है वो कहां बह गया? वो बाहर बह गया। तो बिल्कुल उसी प्रकार जब लोकसभा को खाली कर दिया जाता है, यानी कि लोकसभा के जितने भी सदस्य हैं उन सभी को लोकसभा से बाहर कर दिया जाता है और वो जो लोग हैं अब वो लोकसभा के सदस्य नहीं बचे हैं। जैसे कि ये जो पानी की बूंदें हैं वो अब इस ग्लास की सदस्य नहीं हैं। तो जब लोकसभा के सदस्यों को लोकसभा से बाहर कर दिया जाता है और वो जो मनुष्य हैं अब वो लोकसभा के सदस्य नहीं बचते हैं, तब हम और तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में लोकसभा खाली हो जाएगी, बिल्कुल उसी प्रकार से जिस प्रकार से इस डायग्राम में ग्लास खाली हो गया है। तो जब लोकसभा खाली हो जाती है तो उसको हम कहते हैं लोकसभा को भंग करना या फिर लोकसभा को डिसॉल्व करना। सो लोकसभा को डिसॉल्व कौन करता है? लोकसभा को भंग कौन करता है? लोकसभा को भंग भारत के राष्ट्रपति महोदय करते हैं और इन्हीं कारणों से भारत के राष्ट्रपति को संसद का एक अभिन्न अंग माना जाता है। सो आइए फ्रेंड्स अब हम आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, यहां पर स्क्रीन पर मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है और ये डायग्राम किस चीज का है? ये संसद को रिप्रेजेंट करता है। ये जो बॉक्स है इसको मान के चलिए कि ये पार्लियामेंट है, यानी कि ये संसद है। उसके बाद ये जो मैं अंदर लोग ड्रॉ कर रहा हूं ये कौन है? ये सभी संसद के सदस्य हैं, यानी कि ये सभी लोग जो हैं वो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं। तो ये बॉक्स किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? संसद को। और ये जितने भी लोग मैंने बना रहा हूं मैं स्क्रीन पर वो सब कौन है? वो सब संसद के सदस्य हैं। उसके बाद फ्रेंड्स ये कौन है? तो जैसे कि आप सभी जानते हैं ये भारत के राष्ट्रपति महोदय हैं। ओके, ये कौन है? ये भारत के राष्ट्रपति महोदय हैं। सो फ्रेंड्स, साल में संसद का जो सबसे पहला सत्र होता है, साल में संसद का जो पहला सत्र होता है यानी कि फर्स्ट सेशन होता है, तो इस फर्स्ट सेशन, तो साल में संसद का जो पहला सत्र या फिर फर्स्ट सेशन होता है वो प्रेसिडेंट की स्पीच यानी कि राष्ट्रपति के भाषण से शुरू होता है। ओके, तो साल का संसद का जो पहला सत्र है यानी कि फर्स्ट सेशन है वो राष्ट्रपति की स्पीच यानी कि राष्ट्रपति के भाषण के साथ शुरू होता है और राष्ट्रपति महोदय संसद के सदस्यों को भाषण देते हैं यानी कि स्पीच देते हैं। और फ्रेंड्स, राष्ट्रपति अपने भाषण में क्या बताते हैं? ओके, सो राष्ट्रपति अपने भाषण में क्या बताते हैं? तो राष्ट्रपति अपने भाषण में इस बात को बताते हैं कि पिछले साल में सरकार ने क्या कार्य किए
और सरकार की क्या नीतियां थी। ओके, तो सरकार के पिछले साल में क्या कार्य थे और सरकार की क्या नीतियां थी, यानी कि क्या पॉलिसीज थी। उसके अलावा राष्ट्रपति महोदय ये भी बताते हैं कि आने वाले साल में सरकार के क्या क्या कार्य रहेंगे और सरकार की क्या क्या नीतियां रहेंगी, यानी कि कौन कौन से प्रस्तावित कार्य और नीतियां हैं। तो संसद का जो पहला सत्र होता है, पहला सेशन होता है, वो राष्ट्रपति के भाषण यानी कि प्रेसिडेंट की स्पीच के साथ शुरू होता है। तो ये भी राष्ट्रपति की एक विधायी शक्ति यानी कि लेजिस्लेटिव पावर है। सो आइए फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको पिछली कक्षाओं में बताया था कि राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं। ओके, सो राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं। सो मैंने आपको बताया था कि राज्यसभा में कुल 245 यानी कि 245 सदस्य होते हैं। और इन 245 सदस्यों का बंटवारा किस हिसाब से होता है कि 233 सदस्य जो हैं, 233 मेंबर्स जो हैं, वो निर्वाचित होते हैं, यानी कि वो इलेक्टेड होते हैं, वो चुन के आते हैं। और जो बचे हुए 12 मेंबर्स हैं, जो 12 सदस्य हैं, वो मनोनीत होते हैं। मनोनीत होते हैं यानी कि वो नॉमिनेटेड होते हैं। ओके, अब फ्रेंड्स सवाल ये उठता है कि इन 12 सदस्यों को मनोनीत कौन करता है, इन 12 मेंबर्स को नॉमिनेट कौन करता है। सो फ्रेंड्स, इन 12 सदस्यों को नॉमिनेट भारत का राष्ट्रपति करता है, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट्स दीज 12 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। भारत के राष्ट्रपति महोदय राज्यसभा के इन 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। अब फ्रेंड्स, चूंकि ये जो 12 सदस्य हैं, ये भी विधि बनाएंगे, ये भी कानून बनाएंगे। ये भी कौन है, ये भी लेजिस्लेटर्स हैं, ये भी कानून बनाएंगे। ओके, तो इसलिए, और इनको मनोनीत कौन कर रहा है, यानी कि एक तरह से इनकी नियुक्ति कौन कर रहा है, इनको मनोनीत यानी कि इनको नॉमिनेट कर रहे हैं भारत के राष्ट्रपति महोदय। इसलिए यह भी भारत के राष्ट्रपति की एक विधि बनाने की शक्ति या फिर लेजिस्लेटिव पावर है। अब फ्रेंड्स आइए हम आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको अभी अभी समझाया थोड़ी देर पहले कि भारत में एक कानून कैसे बनता है। तो सबसे पहले एक विधेयक पेश किया जाता है। ओके, तो विधेयक या तो लोकसभा में पेश किया जा सकता है या फिर राज्यसभा में। तो मान के चलिए लोकसभा में बिल यानी कि विधेयक पेश किया गया। ओके, उसके बाद वो जो विधेयक है, यदि वो लोकसभा से पास होता है तो फिर वो राज्यसभा में भेज दिया जाता है, और यदि वो राज्यसभा से भी पास हो जाता है तो वो राष्ट्रपति के पास उनकी मंजूरी के लिए भेज दिया जाता है। और यदि राष्ट्रपति उस पर अपने हस्ताक्षर कर देते हैं तो वो बिल जो है, वो विधेयक जो है, वो कानून बन जाता है, यानी कि वो अधिनियमित हो जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, यहां पर एक बात ध्यान देने वाली यह है कि कुछ विधेयक जो हैं, ओके, कुछ विधेयक यानी कि कुछ बिल्स ऐसे होते हैं जिनको राष्ट्रपति से परमिशन लेने के बाद ही संसद में पेश किया जा सकता है। कुछ विधेयक यानी कि कुछ बिल्स ऐसे होते हैं जिनको संसद में पेश करने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी की आवश्यकता होती है। यानी कि जनरल प्रोसेस क्या है, आम प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले बिल लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया गया, उसके बाद मान के चलिए लोकसभा में पास हो गया तो वो राज्यसभा में गया, उसके बाद उसे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेज दिया गया। यानी कि राष्ट्रपति की मंजूरी कब चाहिए, जब विधेयक लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया। लेकिन कुछ विधेयक, ओके, सम बिल्स, कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जिनको संसद में पेश करने के लिए, ओके, यानी कि उनको लोकसभा या राज्यसभा में पेश करने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी की आवश्यकता होती है, राष्ट्रपति की परमिशन की, राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता होती है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से ऐसे बिल हैं जिनको पेश करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश या राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले आता है मनी बिल। ओके, सो मनी बिल कहें हम या फिर हम कह सकते हैं धन विधेयक। तो जो मनी बिल या धन विधेयक है, इसको संसद में पेश करने के लिए, इसको संसद में मनी बिल या धन विधेयक को लोकसभा में पेश करने के लिए, मनी बिल या धन विधेयक को लोकसभा में पेश करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता होती है। उसके बाद जो फाइनेंस बिल होते हैं, ओके, तो फाइनेंस बिल का क्या मतलब है, फाइनेंस बिल का मतलब होता है वित्त विधेयक। तो जितने भी फाइनेंस बिल यानी कि वित्त विधेयक होते हैं, उनको भी संसद में पेश करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता होती है। उसके बाद फ्रेंड्स, अनुच्छेद 3 यानी कि आर्टिकल 3 के तहत जितने भी बिल पेश किए जाते हैं, उन सभी बिलों को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश की, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की आवश्यकता होती है। ओके, अब फ्रेंड्स धन विधेयक क्या होता है, तो इसके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे जब मैं आपको बिल्स के बारे में यानी कि विधेयकों के बारे में पढ़ाऊंगा।
बिल्कुल उसी प्रकार वित्त विधेयक के बारे में भी मैं आपको तभी पढ़ाऊंगा। अब आर्टिकल 3 या अनुच्छेद 3 के तहत कौन से विधेयक होते हैं? तो आर्टिकल 3 या अनुच्छेद 3 क्या है? आर्टिकल 3 में पार्लियामेंट की किसी भी स्टेट की नेम, एरिया, बाउंड्री को चेंज करने की पावर के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। यानी कि अनुच्छेद 3 में संसद की किसी भी राज्य के नाम, उसके क्षेत्रफल, उसकी सीमा और भी कई चीजें हैं, इन सबको बदलने के बारे में जिक्र किया गया है। तो यदि कोई ऐसा विधेयक संसद में पेश किया जाता है जिसमें किसी राज्य के, किसी स्टेट के एरिया को चेंज करना हो, किसी स्टेट के किसी राज्य की सीमा को चेंज करना हो, किसी राज्य के क्षेत्रफल को चेंज करना हो, तो उसके लिए सबसे पहले राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता होती है। तो यह है भारत के राष्ट्रपति की अगली विधायी शक्ति यानी कि लेजिस्लेटिव पावर। उसके बाद फ्रेंड्स आइए आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद आती है राष्ट्रपति की वीटो पावर। ओके, यानी कि राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। तो वीटो शक्ति या वीटो पावर क्या होती है? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले कोई भी बिल लोकसभा में पेश किया गया, उसके बाद यदि वो लोकसभा से पास हो गया तो वो राज्यसभा के पास भेजा गया, और यदि वो राज्यसभा से भी पास हो गया तो उसे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए, राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेज दिया जाता है। अब राष्ट्रपति के पास पहला विकल्प तो ये होता है कि राष्ट्रपति उस पर अपने हस्ताक्षर कर दें और उसको अपनी मंजूरी दे दें, और दूसरा विकल्प ये होता है कि राष्ट्रपति उसको मंजूरी ना दें और उस पर वीटो लगा दें। तो वीटो का मतलब होता है कि जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी मंजूरी देने से मना कर देते हैं, किसी बिल पर अपनी मंजूरी देने से मना कर देते हैं। ओके, और कितने टाइप के वीटोज मैंने आपको पढ़ाए थे? तो सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो का मतलब होता है आत्यंतिक वीटो। ओके, सो सबसे पहले आता है एब्सोल्यूट वीटो या फिर आत्यंतिक वीटो। ओके, सो एब्सोल्यूट वीटो या आत्यंतिक वीटो में क्या होता है कि राष्ट्रपति किसी भी बिल पर पूरी तरह से हस्ताक्षर करने से मना कर देते हैं कि मैं इस बिल पर हस्ताक्षर नहीं करूंगा। ओके, और वो बिल जो है वो लैप्स हो जाता है यानी कि खत्म हो जाता है। लेकिन राष्ट्रपति एब्सोल्यूट वीटो केवल केंद्रीय मंत्रिपरिषद यानी कि यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह से ही इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा है निलंबनकारी वीटो है यानी कि सस्पेंसिव वीटो। तो निलंबनकारी वीटो में क्या होता है कि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को संसद के पुनर्विचार के लिए भेज देते हैं। ओके, और पॉकेट वीटो में क्या होता है? पॉकेट वीटो को हम जेबी वीटो भी कह सकते हैं। तो पॉकेट वीटो में क्या होता है कि राष्ट्रपति किसी विधेयक को अपनी जेब में डाल लेते हैं और उस विधेयक को इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर कर देते हैं यानी कि वो ना तो उसको अपनी मंजूरी देते हैं, ना ये कहते हैं कि मैं इसको मंजूरी नहीं दूंगा, ना उसको संसद के पुनर्विचार के लिए भेज देते हैं, बस उसको अपनी जेब में डाल के भूल जाते हैं। ओके, और इस तरह से वो एक खराब विधेयक को कानून बनने से रोक देते हैं। अब फ्रेंड्स, इसमें से जो एब्सोल्यूट वीटो है इसे मंत्रिपरिषद की सलाह से प्रयोग किया जाता है, लेकिन निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो, सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो को राष्ट्रपति अपनी डिस्क्रिशन से यानी कि अपने विवेक से इस्तेमाल करते हैं, और इसलिए ये राष्ट्रपति की लेजिस्लेटिव पावर्स यानी कि विधायी शक्ति है। उसके बाद फ्रेंड्स, कुछ ऐसी रिपोर्ट्स होती हैं यानी कि कुछ ऐसे प्रतिवेदन होते हैं जिनको राष्ट्रपति संसद के समक्ष प्रस्तुत करवाता है। ओके, कुछ ऐसे प्रतिवेदन होते हैं, कुछ ऐसी रिपोर्ट्स होती हैं जिनको भारत का राष्ट्रपति संसद के समक्ष प्रस्तुत करवाता है। यानी कि वो संबंधित अधिकारियों को आदेश देता है कि आप इन रिपोर्ट्स को, इन प्रतिवेदनों को संसद के समक्ष प्रस्तुत करें। तो कौन कौन सी होती हैं वो रिपोर्ट्स? तो सबसे पहले बजट। ओके, सो बजट क्या है फ्रेंड्स? बजट को हम कहते हैं एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट। एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट यानी कि बजट का मतलब होता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण। सो फ्रेंड्स, अब सवाल ये उठता है कि बजट होता क्या है? ओके, या फिर ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है? तो बजट एक टाइप का एक विवरण है, एक स्टेटमेंट है, या फिर हम ये कहें कि बजट एक टाइप की रिपोर्ट है, एक प्रतिवेदन है, जिसमें कि बीते हुए साल में, ओके, जिसमें कि बीते हुए साल में, लास्ट ईयर में सरकार ने क्या क्या खर्चे किए, सरकार के क्या क्या एक्सपेंडिचर्स थे और सरकार की कितनी इनकम थी। तो सरकार के क्या क्या एक्सपेंडिचर थे यानी कि सरकार ने कितना पैसा खर्च किया और सरकार की क्या क्या इनकम रही है, सरकार ने कितना पैसा कमाया है, इसके बारे में विवरण दिया जाता है। उसके अलावा जो करंट साल है यानी कि जो ये साल चल रहा है,
ओके, जो करंट साल है, जो साल चल रहा है, उस साल में सरकार के कितने प्रस्तावित खर्चे हैं और सरकार की कितनी प्रस्तावित इनकम है, यानी कि सरकार इस साल में कितना खर्चा करेगी और इस साल में सरकार कितना पैसा कमाएगी, सरकार की कितनी आय होगी। ओके, तो बजट में क्या लिखा होता है कि पिछले साल में, लास्ट ईयर में सरकार ने कितना खर्च किया और कितना पैसा कमाया। उसके बाद ये जो साल है जिसमें बजट पेश किया जा रहा है, तो इस साल में सरकार कितना खर्च करेगी, ओके, और सरकार कितना पैसा कमाएगी। ओके, सो इस बारे में ब्यौरा दिया होता है, इस बारे में विवरण दिया होता है। सो फ्रेंड्स, भारत का राष्ट्रपति बजट को संसद के सामने प्रस्तुत करवाता है। अब फ्रेंड्स, यदि आपको बजट सही से समझ में नहीं आया हो तो यहां पर मैंने बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है आपको बजट का। तो जब मैं आपको बजट के बारे में लेक्चर पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं आपको एक एक करके डिटेल में अच्छे से बजट के बारे में समझाऊंगा। यहां पर बस आपको इतना समझना है कि बजट जो है या फिर जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वार्षिक वित्तीय विवरण है, उसको राष्ट्रपति संसद के समक्ष प्रस्तुत करवाते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, जो कैग की रिपोर्ट है, कैग मतलब क्या होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट होती है, यानी कि कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट होती है उसको भी राष्ट्रपति संसद के समक्ष प्रस्तुत करवाते हैं। ओके, सो जो कैग की रिपोर्ट है उसको संसद के समक्ष कौन प्रस्तुत करवाता है, उसको भी भारत के राष्ट्रपति महोदय संसद के समक्ष प्रस्तुत करवाते हैं। अब फ्रेंड्स, कैग की रिपोर्ट में क्या लिखा होता है, यानी कि कैग जो प्रतिवेदन तैयार करते हैं उसमें क्या लिखा होता है। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कैग का क्या काम होता है कि वो केंद्र सरकार, ओके, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खातों का लेखा परीक्षण करता है, यानी कि इनके खातों को ऑडिट करता है। ओके, इनके खातों क्या करता है, ऑडिट करता है, यानी कि लेखा परीक्षण करता है। यानी कि कैग इस बात की जांच करता है कि कहीं सरकार के खातों में कोई स्कैम तो नहीं है, कोई घोटाला तो नहीं है। ओके, और इसके बारे में कैग एक पूरी रिपोर्ट तैयार करता है, एक पूरा प्रतिवेदन तैयार करता है और उसके बाद भारत के राष्ट्रपति महोदय के आदेश से इस रिपोर्ट को संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। बिल्कुल उसी प्रकार से फ्रेंड, जो फाइनेंस कमीशन है, यानी कि वित्त आयोग होता है, तो जो वित्त आयोग की सिफारिशें होती हैं, फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशंस होती हैं या फिर वित्त आयोग की जो सिफारिशें होती हैं, उनको भी संसद के सामने राष्ट्रपति प्रस्तुत करवाता है। अब वित्त आयोग किस बारे में सिफारिश करता है या किस बारे में रिकमेंडेशन देता है, तो वित्त आयोग जो है, फाइनेंस कमीशन जो है, वो बहुत सारी चीजों के बारे में रिकमेंडेशन यानी कि सिफारिश करता है। जैसे कि वित्त आयोग इस बारे में सिफारिश करता है कि जो सेंटर है और जो स्टेट्स हैं, यानी कि केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा किस तरह से किया जाए, केंद्र की आय का कितना हिस्सा राज्यों को अनुदान के रूप में दिया जाए, यानी कि ग्रांट्स के रूप में दिया जाए। ओके, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो पैसा है, जो राजस्व है, उसका किस प्रकार से बंटवारा किया जाए, केंद्र सरकार की कितनी आय का हिस्सा जो है वो राज्य सरकार को अनुदान के रूप में यानी कि ग्रांट के रूप में दिया जाए। तो ऐसी ही और भी बहुत सारी सिफारिशें जो होती हैं, रिकमेंडेशंस होती हैं, वो वित्त आयोग करता है। और वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन की जितनी भी रिकमेंडेशंस होती हैं वो राष्ट्रपति संसद के समक्ष प्रस्तुत करवाता है। बिल्कुल उसी प्रकार से फ्रेंड्स, यूपीएससी जो है यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, और आप लोग भी कहते होंगे कि हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि आईएएस के लिए जो एग्जाम होता है वो भी यूपीएससी कंडक्ट करवाता है। ओके, तो यूपीएससी भी अपनी एक रिपोर्ट तैयार करता है और यूपीएससी की जो रिपोर्ट है यानी कि यूपीएससी का जो प्रतिवेदन है उसे भी संसद के समक्ष भारत के राष्ट्रपति महोदय द्वारा पेश करवाया जाता है। ओके, तो ये सब भी जो हैं वो भारत के राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां यानी कि लेजिस्लेटिव पावर्स हैं। और फ्रेंड्स, यदि ये जो लास्ट वाली स्लाइड है इसमें यदि आपको कुछ ज्यादा समझ में ना भी आया हो तो आप बस इतना समझ लें कि कुछ रिपोर्ट्स होती हैं यानी कि कुछ प्रतिवेदन होते हैं। ओके, अब रिपोर्ट क्या होती है ये आप सब लोग जानते हैं, प्रतिवेदन क्या होता है आप सब लोग जानते हैं, और इन प्रतिवेदनों को अलग अलग संस्थाएं तैयार करती हैं, जैसे कि यूपीएससी, फाइनेंस कमीशन,
कैग, ओके। तो अलग अलग संस्थाएं जो हैं वो अपनी अपनी रिपोर्ट तैयार करती हैं, और ये जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, जितने भी प्रतिवेदन हैं, उनको भारत का राष्ट्रपति जो है, ओके, भारत का राष्ट्रपति जो है वो संसद के सामने यानी कि पार्लियामेंट के सामने प्रस्तुत करवाता है, यानी कि वो संबंधित अधिकारी को आदेश देता है कि आप इन रिपोर्ट्स को संसद के सामने पेश करें। बस आपको यहां पर इतना ही समझना है। सो फ्रेंड्स, आइए अब हम डिस्कस करते हैं राष्ट्रपति की मिलिट्री पावर्स यानी कि सैन्य शक्तियों के बारे में, सेना संबंधी शक्तियों के बारे में। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे स्क्रीन में आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे 3 सेनाओं का नाम लिखा है। थल सेना यानी कि आर्मी, जल सेना यानी कि नेवी, और वायु सेना यानी कि एयरफोर्स। सो आर्मी क्या है? आर्मी जमीन पर रह के देश की सीमाओं की रक्षा करती है, ओके। सो आर्मी कहां पर रहती है? आर्मी जमीन पर रह के देश की सीमाओं की रक्षा करती है। उसके बाद नेवी क्या है? तो नेवी वो सेना है जो कि जल से संबंधित है, जैसे कि आप नाम से समझ सकते हैं, जल सेना, जिसकी तैनाती ज्यादातर समुद्र में या महासागरों में होती है, ओके। सो नेवी क्या है? नेवी जल सेना है, यानी कि वो जल में रहकर, समुद्र में रहकर देश की सीमा की रक्षा करती है। उसके बाद कौन आती है? एयरफोर्स। तो एयरफोर्स कहां रहती है? एयरफोर्स वायु में, जैसे कि आप नाम से समझ सकते हैं, वायुसेना, यानी कि हवा से इस बात की निगरानी रखती है कि कहीं देश में कोई घुसपैठिया तो नहीं आ गया, और ये हवा में रह के देश की सीमा की रक्षा करती है। तो थल सेना जो है वो जमीन से संबंधित है, जल सेना जल से संबंधित है, और वायु सेना वायु से संबंधित है, यानी कि एयर से संबंधित है, ओके। तो ये वायु से संबंधित है। अब फ्रेंड्स, सवाल ये उठता है कि इन तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? इन तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो इन तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर यानी कि इन तीनों की तीनों सेनाओं का जो प्रमुख है वो भारत का राष्ट्रपति होता है। तो भारत का राष्ट्रपति इन तीनों सेनाओं का प्रमुख यानी कि इन तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होता है, यानी कि इन तीनों की तीनों सेनाओं का हाईएस्ट ऑफिसर, सबसे बड़ा अधिकारी होता है। तो राष्ट्रपति आर्मी का भी सुप्रीम कमांडर है, यानी कि थल सेना का भी प्रमुख है, नेवी का भी सुप्रीम कमांडर है, यानी कि जल सेना का भी प्रमुख है, एयरफोर्स का भी सुप्रीम कमांडर है, यानी कि वायु सेना का भी प्रमुख है। और फ्रेंड्स, इनफैक्ट संघ सरकार के जितने भी रक्षा बल होते हैं, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट के जितने भी डिफेंस फोर्सेस होती हैं, उन सभी डिफेंस फोर्सेस का, उन सभी रक्षा बलों का जो प्रमुख है, सुप्रीम कमांडर है, वो भारत का राष्ट्रपति होता है। तो ये है भारत के राष्ट्रपति की सबसे पहली मिलिट्री पावर। उसके बाद फ्रेंड्स मान के चलिए कि ये भारत है, ओके। तो यहां पे मैं भारत का नक्शा ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, बस आप ये मान लीजिए कि ये जो मैंने सर्कल ड्रॉ किया है ये इंडिया है। उसके बाद ये जो है ये कोई और दूसरा देश है, ओके। तो ये जो छोटा सर्कल है ये कोई दूसरा देश है, और जो बड़ा सर्कल है ये हमारा भारत है। अब यदि इस देश के और भारत के बीच में कोई टेंशन हो जाए, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, और इसके कारण स्थिति यहां तक पहुंच जाए, झगड़ा यहां तक पहुंच जाए कि युद्ध की घोषणा करनी पड़े, यानी कि वॉर डिक्लेयर करना पड़े, तो युद्ध की घोषणा या वॉर कौन डिक्लेयर करता है? तो युद्ध की घोषणा भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसी भी दूसरे देश के साथ जो वॉर है यानी कि युद्ध है, वो भारत के राष्ट्रपति के साथ डिक्लेयर किया जाता है। अब मान के चलिए इस देश के साथ हमारा युद्ध हुआ और हमने इस देश की बहुत बुरी हालत कर दी युद्ध में, ओके। तो इस देश की हमने युद्ध में बहुत बुरी हालत कर दी, और ये देश जो है वो हार गया या फिर हारने की कगार पे आ गया। तो अब इस देश ने हमारे पास आके शरण मांगी कि प्लीज हमको अपनी शरण दे दीजिए, माफ कर दीजिए, गलती हो गई आपसे युद्ध करके, ओके। तो अब डेफिनेटली हम जानते हैं भारत बहुत दयालु देश है, तो हमारी सरकार इनको माफ भी कर देगी। तो अब यदि शांति की घोषणा की जानी है, शांति की घोषणा, पीस डिक्लेरेशन का क्या मतलब होता है कि किसी देश के साथ युद्ध की समाप्ति, कि ठीक है अब हम युद्ध को समाप्त करते हैं। पीस डिक्लेरेशन यानी कि युद्ध की समाप्ति। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यदि ये जो देश है, ये जो छोटा सा देश है, यदि ये भारत के पास आके भारत की शरण मांगता है, ये बोलता है कि माफ कर दो, गलती हो गई आपसे युद्ध करके, तो हमारी सरकार बहुत दयालु है, हमारी सरकार इसको भी, हमारा देश बहुत दयालु है, हमारा देश इसको माफ कर देगा। तो जब इसको माफ कर देंगे तो युद्ध का समाप्ति हो गई, और युद्ध की समाप्ति के बाद पीस डिक्लेरेशन होता है, यानी कि शांति की घोषणा। और शांति की घोषणा का मतलब होता है कि युद्ध समाप्त हो गया। तो ये घोषणा कौन करता है? ये भी भारत के राष्ट्रपति महोदय करते हैं। तो ये भी भारत के राष्ट्रपति की एक मिलिट्री पावर यानी कि सैन्य शक्ति है। सो फ्रेंड्स, आइए अब हम चर्चा करते हैं भारत के राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियों यानी कि डिप्लोमेटिक पावर्स के बारे में। सो डिप्लोमेटिक पावर्स का क्या मतलब है? कूटनीतिक शक्तियां।
सो फ्रेंड्स, सबसे पहली कूटनीतिक शक्ति क्या है भारत के राष्ट्रपति की? सो फ्रेंड्स, इंडिया से जितने भी एम्बेसडर्स जाते हैं, ओके, यानी कि जितने भी राजदूत भेजे जाते हैं, तो भारत से जितने भी एम्बेसडर्स या फिर राजदूत भेजे जाते हैं वो सब भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भेजे जाते हैं। उसके अलावा यदि किसी दूसरे देश से कोई एम्बेसडर या राजदूत आता है तो उसे भी भारत के राष्ट्रपति महोदय रिसीव करते हैं। ओके, सो राजदूत या एम्बेसडर का क्या मतलब होता है? तो आइए समझते हैं कि राजदूत या एम्बेसडर का क्या मतलब होता है। सो फ्रेंड्स, मान के चलिए ये भारत है, ओके, ये क्या है? ये इंडिया है, ये वाला जो मैंने ऑरेंज कलर में सर्कल बनाया है। उसके बाद मान के चलिए ये जो मैं ब्लू सर्कल बना रहा हूं ये कोई और दूसरा देश है। ओके, सो ये ऑरेंज सर्कल भारत है और जो ये ब्लू सर्कल है ये कोई और दूसरा देश है। तो भारत के राष्ट्रपति महोदय जब भारत से किसी एम्बेसडर को इस दूसरे देश में भेजेंगे, अभी दूसरा देश कोई भी हो सकता है, ब्रिटेन भी हो सकता है, जर्मनी भी हो सकता है, कोई सा भी देश हो सकता है। तो जब भारत के राष्ट्रपति महोदय इस दूसरे देश में भारत से एक राजदूत को भेजेंगे, ओके, तो ये जो राजदूत है यानी कि जो एम्बेसडर है ये इस दूसरे देश में भारत का रिप्रेजेंटेटिव होगा, यानी कि ये दूसरे देश में भारत का प्रतिनिधि होगा। ओके, सो ये जो रिप्रेजेंटेटिव है, सॉरी, ये जो एम्बेसडर है, सो ये जो एम्बेसडर है, ये जो राजदूत है, ये भारत का प्रतिनिधि होगा। ओके, सो एम्बेसडर या राजदूत का क्या मतलब होता है? तो मान के चलिए यदि भारत के राष्ट्रपति ने भारत से किसी दूसरे देश में एक एम्बेसडर भेजा, यानी कि राजदूत भेजा, तो ये राजदूत इस दूसरे देश में भारत का प्रतिनिधि होगा, यानी कि भारत का रिप्रेजेंटेटिव होगा। ये दूसरे देश की धरती पर भारत का प्रतिनिधित्व करेगा, यानी कि भारत का रिप्रेजेंटेशन करेगा। ओके, अब फ्रेंड्स, जैसे कि आप में से अधिकतर लोग तो आईएएस ऑफिसर बनना चाहते होंगे डेफिनेटली, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो आईएफएस ऑफिसर्स बनना चाहते होंगे। आईएफएस का मतलब होता है इंडियन फॉरेन सर्विस, भारतीय विदेश सेवा। तो जो छात्र जो लोग आईएफएस ऑफिसर्स बनेंगे यानी कि भारतीय विदेश सेवा में जाएंगे, उन सब लोगों को राष्ट्रपति द्वारा एम्बेसडर यानी कि राजदूत बनाकर दूसरे देश में भेजा जाएगा और वो सब लोग भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे दूसरे देश में। बिल्कुल उसी प्रकार से मान के चलिए फ्रेंड्स कि अब इस दूसरे देश से भारत के पास एक राजदूत भेजा गया। ओके, इस दूसरे देश से भारत के पास एक राजदूत भेजा गया, तो अब इस राजदूत को रिसीव कौन करेगा? ओके, इस राजदूत को कौन रिसीव करेगा? तो इस राजदूत को भारत के राष्ट्रपति महोदय रिसीव करेंगे। ओके, तो राष्ट्रपति राजदूत भेजते भी हैं और उसको रिसीव भी करते हैं। तो ये है सबसे पहली भारतीय राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्ति। सो फ्रेंड्स, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। सो जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि स्क्रीन पर वर्ल्ड मैप है, यानी कि इसमें पूरी दुनिया दिखाई गई है। ओके, और यहाँ पर मैंने इंडिया को रेड कलर में हाईलाइट किया है। ओके, सो इंडिया को मैंने यहाँ पर रेड कलर में हाईलाइट किया है, तो अब रेड सर्कल में इंडिया को देख सकते हैं। अब फ्रेंड्स, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, ओके, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर भारत का प्रतिनिधि कौन है, भारत का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर भारत का प्रतिनिधि भारत का राष्ट्रपति है। भारत का राष्ट्रपति पूरी दुनिया में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रतिनिधित्व करता है। तो जो भारत का राष्ट्रपति है वो भारत का मुखिया है, यानी कि वो हेड ऑफ स्टेट है। ओके, तो भले ही हमारा प्रधानमंत्री हेड ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि वो सरकार का मुखिया है, लेकिन प्रधानमंत्री हेड ऑफ स्टेट नहीं है, यानी कि वो भारत का मुखिया नहीं है। प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ सरकार और मंत्रिपरिषद का मुखिया है। भारत का राष्ट्रपति भारत का मुखिया है, भारत का राष्ट्रपति हेड ऑफ स्टेट है। ओके, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व कौन करता है? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व भारत का राष्ट्रपति करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। उसके बाद फ्रेंड्स, जितने भी इंटरनेशनल ट्रीटीज और एग्रीमेंट्स होते हैं, यानी कि जितने भी अंतरराष्ट्रीय समझौते और संधियां होती हैं, तो जितने भी अंतरराष्ट्रीय संधियां और समझौते होते हैं उन सभी संधि और समझौतों को भारत के राष्ट्रपति के नाम पर किया जाता है। तो जितने भी इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं, यानी कि अंतरराष्ट्रीय समझौते हैं और अंतरराष्ट्रीय संधियां हैं, उन सभी को भारत के राष्ट्रपति के नाम पर किया जाता है। ओके, सो फ्रेंड्स, ये सब थी भारत के राष्ट्रपति की डिप्लोमेटिक पावर्स यानी कि कूटनीतिक शक्तियां। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोगों को लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, और यदि आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें,
कमेंट करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नोट्स की लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे ब्लॉग prashant-ias.blogspot.com से भी नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।